अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, मज़े में आहियो? भई जीअं त मां तव्हांखे डेली बेसिस ते वेदर जे हवाले सां ॿुधाईंदी रहंदी आहियां ऐं कुझु शयूं असांजियूं बि सही थींदियूं आहिनि। त बिल्कुलु कराची जो राति खां वठी मौसम जेको आहे काफ़ी चेंज आहे, जंहिंमें तव्हांखे जेको आहे नमी जी जेका हिकिड़ी सतह जेका आहे उहा तव्हांखे वधीक मिलंदी, तक़रीबन 80% तव्हांखे जेको आहे न नज़र ईंदी नमी। ऐं उन खां अलावा हवाउनि जो रुख़ तब्दील थी वियो आहे ऐं सियारो जेको असांखे महसूसु थी रहियो हुयो ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां, जेके शदीद सर्दी हुई उन में थोरी कमी आई आहे। ऐं राति खां वठी त माक एॾी पई आहे, रस्ता रोड सफ़ा आला थी विया हुया ऐं ईअं पियो लॻे त बाक़ाइदा मींहुं वसियो आहे, पर मींहुं न आहे वसियो, माक। ऐं सुबुह जो जीअं उथिया आहियूं त सुबुह जे टाइम एॾी माक हुजे। मुंहिंजी सिस्टर जेको आहे मूंखे वीडियो भरे मोकिली, सुबुह ॿारनि खे स्कूल छॾणु पई वञे ऐं उन वीडियो भरे मोकिली। ऐं वाक़ई घर खां जॾहिं उहो ॿाहिरि निकिती आहे त कुझु साम्हूं नज़र न पियो अचे। एॾी ज़बरदस्त क़िस्म जी माक जेको ज़ीरो विज़िबिलिटी हुजे ऐं साम्हूं वारो घरु नज़र न पियो अचे, एॾी विज़िबिलिटी हुनजी ज़ीरो हुई। सो इन करे एहतियात कयो, हे 2-3 ॾींहं जेको आहे अहिड़ो ई वेदर रहंदो। स्पेशली जेके राति जे टाइम ट्रैवल कनि था उन्हनि खे बि एहतियात करण जी ज़रूरत आहे। ऐं कुझु त जेको आहे इंटरनेशनल ऐं नेशनल जेके बि असांजी डोमेस्टिक जेके बि फ़्लाइटूं जेके असांजूं हलंदियूं आहिनि, उहे कुझु फ़्लाइटूं बि अॼु लेट थी वियूं ऐं कुझु कैंसिल कयूं वियूं आहिनि। सो इन जे करे जॾहिं फ़्लाइट्स कैंसिल थी रहियूं आहिनि, असांजी ट्रेनुनि जो जेको शेड्यूल आहे उहो डिले थी वियो आहे। त तव्हां जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरो था, हाईवेज़ ते निकिरो था, त महिरबानी करे तमामु घणो एहतियात कयो, छो जो हीउ जेको 2-3 ॾींहंनि जो जेको मौसमु आहे उहो ईअं ई रहंदो। इनशाला आहिस्ता आहिस्ता हिन में कमी ईंदी ऐं बरसातुनि जो बि ॿुधी रहिया आहियूं, पर अञा कुझु चई नथो सघिजे, छो जो हिकिड़ो सिस्टम आहे जेको पाकिस्तान में उमान खां दाख़िल थी सघे थो, पर उन जे हवाले सां अञा तव्हांखे 100% नथा ॿुधाए सघूं, छो त अलाह जे हथ में आहे मौसम, सभु कुझु अलाह जे हथ में आहे। इन्हनि जा जेको आहे रस्ता बि चेंज थी सघनि था, पर हींअर जेको उनजो रुख़ आहे उन हिकिड़े सिस्टम जो उहो पाकिस्तान जी तरफ़ आहे, पर थी सघे थो त हू पंहिंजो रुख़ मटाए बि वञे। इहो तव्हांखे जेको आहे इनशाला सुभाणे न त मंडे ताईं तव्हांखे लाज़मी ॿुधाईंदासीं। पर हीउ जेको वीकेंड आहे तव्हांजो ईअं ई गुज़रंदो, आहिस्ता आहिस्ता मौसम में बहितरी ईंदी। बरसातूं थियूं तॾहिं बि ठीकु आहे, जेकॾहिं न बि थियनि थियूं त मौसम तव्हांजो इनशाला कुझु ॾींहंनि में बहितर थी वेंदो ऐं वरी हिकु ॿी सर्दी जी जेका लहर आहे उहा पाकिस्तान में दाख़िल थींदी ऐं वरी उहो ई सियारो वापसि मोटंदो। पर हींअर बि मौसम बुरो कोन्हे, हींअर बि मौसम इंजॉय करण जहिड़ो आहे ऐं तव्हां बिल्कुलु इंजॉय कयो। पंहिंजी जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि खे कंटिन्यू रखो, काई बि शइ कैंसिल करण जी ज़रूरत कोन्हे का, चाहे तव्हांजा इवेंट्स हुजनि, चाहे तव्हांजूं गेट टुगेदर्स हुजनि, चाहे तव्हांजा डिनर्स हुजनि, तव्हां इंजॉय करे सघो था। राति जो मौसम ॾाढो बहितरीनु आहे। इन ई तरह सां जीअं अॼु मां ॻाल्हि कई त सुबुह जो जेको हिकिड़ो मौसमु हुयो ऐं दिलकश नज़ारो हुयो न, कराची में अहिड़ा नज़ारा कुझु घटि नज़र ईंदा आहिनि। जॾहिं तव्हांखे समुंड साम्हूं नज़र अचेव त हल्की हल्की जेको आहे तव्हांखे माक नज़र अचे, वरी जेके माशाल्लाह जेके असांजूं जेके वॾी वॾी बिल्डिंग्स आहिनि, जीअं बैरिया आइकन थी वियो या इमारत थी वियो, इहे जेके ख़ूबसूरत मनाज़र जेके नज़र ईंदा आहिनि, इहे दिलि खे छुहंदड़ नज़ारा हूंदा आहिनि ऐं फोटोग्राफर्स जेके हूंदा आहिनि इन नज़ारनि जा इंतज़ारु कंदा आहिनि ऐं उहे ॾाढा कैप्चरिंग हूंदा आहिनि। त आई एम श्योर अॼु जेके बि असांजा फोटोग्राफर्स हूंदा उन्हनि सभिनीनि जेको आहे हिन दिलकश नज़ारे खे ज़रूरु कैप्चर कयो हूंदो, छो त अॼु सुबुह जो जीअं मां उथियमि त मां सभई जेके बि असांजी आदत आहे फ़ोन्स खणंदा आहियूं ऐं सभिनीनि जा जेके स्टेटस वग़ैरह चेक कंदा आहियूं त कंहिं छा अपलोड कयो, कंहिं छा अपलोड कयो। तक़रीबन माण्हुनि जा स्टेटस जेके आहे न सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन ते हुया त फॉगी वेदर, फॉगी मॉर्निंग ऐं सभिनीनि जा ख़ूबसूरत जेके न कैप्चर्स लॻल हुया स्टेटस ते ऐं जेके ॾाढा ख़ूबसूरत लॻी रहिया हुया। सो इंजॉय कयो ऐं एहतियात बि लाज़मी कयो। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां स्टार्ट करे चुका आहियूं ऐं अॼु बि जेको आहे असां फाइन आर्ट्स ऐं फोटोग्राफी ऐं इन्हनि सभिनीनि शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं, मेकअप ते बि ॻाल्हाईंदासीं। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु स्टूडियो में मिस्टर अली शाह मौजूदु आहिनि, जेके ट्रेनर आहिनि ऐं डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स 4 इयर्स जो प्रोग्राम बि उन्हनि जो कयल आहे, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। उन्हनि खां अलावा शिराज़ अशरफ साहब हिते मौजूदु आहिनि, जेके MA फोटोग्राफी फ्रॉम इंग्लैंड, BA विजुअल स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी, BGD मैन्युचर पेंटिंग
शमज़ कराची, HND फाइन आर्ट्स मशकूर आर्ट्स कराची ऐं उन खां अलावा तैयबा आसिफ़ साहिबा बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जेके प्रोफेशनल फाइन आर्ट्स मेकअप आर्टिस्ट ऐं फैशन डिज़ाइनर आहिनि। 4 ईयर जो डिप्लोमा कयल आहे फाइन आर्ट्स ऐं फैशन डिज़ाइनिंग में ऐं उन खां अलावा करंटली ऑर्गेनाइज़िंग एन आर्ट एग्ज़िबिशन टू सपोर्ट न्यू आर्टिस्ट्स। इन एडिशन रनाउन पंहिंजो मेकअप स्टूडियो अथनि जेके प्रैक्टिस एज अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो इन्हनि खे सभिनीनि खे भली कार कंदासीं ऐं खोड़ सारी कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है सर। इतने मुश्किल मुश्किल नाम, ये तो हमारे सर से गुजर गए ये जितने भी एकेडमीज हैं या जो भी, क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, और ये इतने मुश्किल नाम तो आपको कैसे याद हुए? नहीं, आप एक दफ़ा पहले पढ़ लेती तो नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ा है। मैंने पहले भी पढ़ा है, मैंने अभी भी पढ़ा है। जब मेरे पास ये लिस्ट आई थी मैंने उस वक्त भी पढ़ा है। नहीं, वो जब एक चीज़ को आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, वो शायद कुछ रेयर वर्ड्स होते हैं जो आप नॉर्मली नहीं कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं होते, इसलिए शायद मुश्किल लग रहे होते हैं। सही। चलें तो सबसे पहले तो एक ही सवाल जो मैं तीनों से करना चाहूँगी कि इस फनी दुनिया में कैसे आना हुआ। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी। मैं तो समझे कि एक्सीडेंटल है। अच्छा। था शौक थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह करने का। मैंने सबसे पहले जो है मैट्रिक के और इंटर के बाद जो मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का कोर्स किया और TTC से 2 साल का, वो करके मैं गुलाम मोहम्मद ओसल इंजीनियरिंग में लगा। वहाँ से 6 महीने मैंने काम किया और इत्तेफाक से कोई मामलात ख़राब हुए तो वहाँ से निकलना पड़ा मुझे। तो जब घर आया तो बड़ा परेशान था कि भाई क्या करूं, अब जॉब भी छोड़ दी तो मज़ीद आगे क्या किया जाए। तो मेरे ताया थे सैयद अहमद रफ़त, और वो ड्रामा राइटर भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि किसी है ना फाइन आर्ट सीखने वाले के पास चले। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। उस ज़माने में सच बात यह है कि फ़ाइन आर्ट का इतना ज़्यादा जहन में नहीं था फ़ाइन आर्ट होता क्या है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि ये होता क्या है। कहने के भाई जैसे तुमने ड्राफ्टिंग में डिज़ाइनिंग की, इसी तरह पेंटिंग वगैरह बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें तुम स्केच भी करते रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहने के पास वो उसी की एक मॉडर्न फॉर्म है, उसमें पेंटिंग्स बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो तुम वहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा? तो हमारे एक बहनोई थे, उन्होंने मुझे एक ना एजेंसी में भेजा जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। वहाँ पर मैंने काम किया थोड़े से अरसे। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा तुम फाइन आर्ट में क्यों नहीं जाते, फाइन आर्ट स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो वो इस तरह से बातें होते होते वो हम कराची स्कूल ऑफ आर्ट पहुँच गए। सही। और वहाँ से हमने 4 साल का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद आर्ट। अरे माशाल्लाह। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आज के दौर में भी फाइन आर्ट्स को वही अहमियत दी जा रही है जो पहले के दौर में दी जाती थी? असल में अभी जो है प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, बहुत एग्जीबिशंस भी होती हैं, बहुत सारे इदारे भी बन गए और बड़ा ना लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना आर्टिस्ट जो है उसका काम जो सेल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो नहीं बिक रहा। मतलब आर्टिस्ट की कदर नहीं हो रही आज के दौर में। उस अंदाज से नहीं हो रही। वरना तो ये था कि पहले, अब जैसे पुराने आर्टिस्टों का अगर हम उठा के देखें, जैसे सादक़ैन हैं, गुलजी हैं, जमील नक्श हैं, मशकूर रज़ा हैं, ये सारे कामयाब आर्टिस्ट और इन लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़ा पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। लेकिन इस वक्त जो है उस पाए का कोई आर्टिस्ट अभी तक आया नहीं है। अब जैसे अगर मशकूर साहब का अभी इंतकाल हुआ रिसेंटली कुछ साल महीने पहले, उन जैसा कुछ दूसरा मशकूर रज़ा नहीं आ रहा। या सादक़ैन का इंतकाल हुआ तो सादक़ैन जैसा दूसरा सादक़ैन नहीं बना अभी तक। सही। जमील नक्श जैसा जमील नक्श नहीं बन सका। तो इस फील्ड में हम ये कहेंगे कि अभी काम में काफ़ी लोग पीछे हैं। सही। और उसी हवाले से फिर हमारे पास
इनकम में भी प्रॉब्लम है, हाँ ऑब्वियसली होगा, जाहिर ये है। सही। तो जो मंझे हुए आर्टिस्ट होते हैं जब वो काम करते हैं तो उनका तो एक लकीर भी आप समझ लें या एक स्ट्रोक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ बेचारे जो आजकल का आर्टिस्ट है वो स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाए जा रहा है, लेकिन उसके स्ट्रोक्स को कोई देख नहीं रहा, समझ नहीं रहे, बेसिकली बात ये है, ये वो बात। आंख नहीं है वो समझने आंख वाली। नहीं, सच बात है। सही। सर आपका कैसे आना हुआ इस फील्ड में? मैं एक्चुअली बीकॉम कर रहा था, तो आई वाज लुकिंग फॉर एन इंस्टीट्यूट, तो कि मुझे फाइन आर्ट सीखना था। आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई वांट टू डू, और आई वांट टू बी अ स्कल्प्टर एक्चुअली। अच्छा। और ज़रा रोमन और ग्रीक वो जो स्कल्पचर्स थे उनसे ज़रा ज़्यादा इंस्पायर हुआ हुआ था। अच्छा। तो ह्यूमन फिगर को एक्सप्लोर करना चाहता था, वो भी स्टोन में। ओहो। तो ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर स्कल्पचर का रुझान कम था, उस वक्त कम था, अब भी है, बट लाइक यू नो स्कल्पटर्स जो होते हैं उनको इतने ज़्यादा शायद वो लाइमलाइट में नहीं आते, रिकग्निशन शायद नहीं मिल रही होती, और फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट फील है, लाइक यू नो आपको टाइम लगता है आर्ट वर्क प्रोड्यूस करने में, और उसके बाद मतलब काफ़ी मेहनत के बाद आप एक पीस बनाते हैं, और एग्जीबिशन तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो मगर बहरहाल वो मैं फ़ाइन आर्ट्स की मैंने किया है, उसके बाद फिर मैंने मिनिएचर पेंटिंग के अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशन की 2 साल की, फिर कराची यूनिवर्सिटी चला गया, फिर वहाँ से इंग्लैंड चला गया, फिर फोटोग्राफी पढ़ी, फिर एज ए फैशन फोटोग्राफर काम करता रहा, फिर मैंने अपना स्टूडियो खोल लिया, तो दैट्स हाउ आई वाज डूइंग इट। चलें, ज़बरदस्त। वैसे स्कल्पचर की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैंने तो किसी को भी नहीं देखा कि इस तरह कोई काम कर रहा हो स्कल्पचर पे। स्कल्पचर आर्टिस्ट का स्कल्पचर्स कर रहे हैं, लेकिन वो मगर मेरा वो- ख्याल है वो बड़े हिडन से होंगे। हाँ वो होते हैं, उसको अप्रिसिएशन उस तरह से मिलती नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि पेंटिंग कॉस्ट लेस यू नो कम पैसों में बन जाती है, आपने 20-25 हज़ार रुपये में पेंटिंग बना दी, मगर वो जो स्कल्पचर होता है ना, उसका जो मटेरियल है और उसकी स्पेस जो आपको चाहिए होती वो है, बहुत ज़्यादा हाँ, कॉस्टली होगा। और वो उसमें फिर उसके अंदर आपको शोर होता है, और उसके लिए आपको प्रॉपर स्टूडियो चाहिए। हाँ। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स है ना स्कल्पचर की, वो बहुत यानी कि यूनिक किस्म की हैं, और नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ स्टूडियो। और बिल्कुल वो रियल भी लगना चाहिए। हाँ नहीं, वो रियलिटी तो लाइक वो इट्स अ सेपरेट थिंग, मगर वो जो उसका प्रोसेस है ना मेकिंग का, कि और फिर वो आप समझें, वो जब मुजस्मे बनाते हुए जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है बस वो गली का जो मजदूर है ना उसी तरह ही लगे हुए हैं, कुछ फ़र्क महसूस नहीं होता। चले चले, यही सवाल मैम आपसे भी करना चाहूँगी कि आपका इस फील्ड में आना कैसा हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली ये एक चीज़ होती है, गॉड गिफ्टेड होती है ये कोई किसी के दिल में डालता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला हमारे अंदर डालते हैं, हम उसी फील्ड में मूव ऑन होते हैं। तो ये मुझे शुरू से था, जब मैं स्कूल गोइंग थी तो मैंने जॉब्स भी की, फ़ाइन आर्ट में की, जबकि मेरी कोई डिग्री नहीं थी। तो मेरे फादर को पता था कि यार ये फ़ाइन आर्ट करती है, ये करती है, तो मैं उसी के लिहाज से फिर मूव ऑन हुई। इसके अलावा ये कि मैंने शादी से पहले कभी कुछ नहीं सोचा कि मैं करूँगी ये करूँगी। हाँ, मेरी शादी जब हुई तो मेरे हस्बैंड को पता था कि यार ये अपनी फील्ड को पकड़ना चाहती है, या फिर इसको बहुत ज़्यादा कमांड है, ये वो। तो उसके बाद मैंने अपना ये जो फील्ड है फ़ाइन आर्ट का, उसको चूज़ किया। अच्छा, मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट में थी जब 2 साल का मैंने उधर किया। ये 4 साल की मेरी डिग्री होती। तो मैंने जब कराची स्कूल ऑफ आर्ट में किया, राबिया पर थी जब, और बहुत अच्छे थे। मैं इसकी बात बता रही हूँ, 1992 की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो मेरे उस वक्त इंटर के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो मैं मूव ऑन हो गई कि 2 साल करके छोड़ गई। इसके बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मेरी वो लाइफ जो 10 साल बाद मुझे लगा कि मुझे मज़ा आ रहा था, कि मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं वो भी करती रहती। जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने कहा नहीं, दोबारा अगेन मैं जाऊँगी, ट्राई करूँगी। तो मैं राबिया आपा के पास गई, जो कि ऑनर ऑफ कराची स्कूल ऑफ आर्ट। तो उन्होंने कहा तैयबा, ये मुश्किल हो जाएगा हमारा लिए तुम्हें दोबारा से एक जगह से दोबारा उठाना, तुम कहीं और ट्राई करो। तो फिर मैं आर्ट्स काउंसिल गई, और वहाँ पर थी नाहिद रज़ा। उन्होंने कहा बेटा फ़िक्र न करें, आप यहीं से, उस वक्त मेरा बेटा भी था। तो मुझे एक अच्छा लगा वो माहौल, क्योंकि देखिए जब आप अपनी के प्रोफेशनल एज में होते हैं तो आपको जब दिल चाहता है पढ़ने का, होता है ना, लोग कहते हैं कि यार हमने पढ़ा क्यों नहीं। हाँ, तो हाँ, ये होता है फैक्ट। बच्चों को माँ बाप जितना भी डंडा दें वो नहीं पढ़ते,
सही बात है। जब टाइम गुजर जाता है उनकी उसके वैल्यू, बाद वो पता चलता है कि क्यों नहीं पढ़ा। तो वो वैल्यू आती है कि यार पढ़ा क्यों नहीं। तो मेरे साथ यही हुआ। तो जब मुझे पढ़ना था उसमें तो मैंने नहीं किया, लेकिन जब मेरी लाइफ वो हो गई, मैं सीनियर हो गई, तो मेरी सोच भी बदल गई। तो मैंने कहा फाइन आर्टिस्ट बनना चाहिए। तो मेरा बेटा था माशाल्लाह, उसी में मैंने फिर ये किया। अच्छा, सर की बात का जवाब दूंगी। सर ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब वो दिए हैं, आर्टिस्टों के नाम मुझे बताए, और ये सही भी है, इट्स ट्रू, कि हमारे जो पहले आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा फेमस और इस तरह रहे। लेकिन बात ये कि उस वक्त कोई इतना स्कोप नहीं था, आर्टिस्ट बने चुने थी, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तो जो फेम मिलना था उन आर्टिस्टों को मिल गया। अब जगह जगह आर्टिस्ट खड़ा है, हर दुकान पे आर्टिस्टों की पेंटिंग है, हर जगह एग्जीबिशंस हो रही हैं। अब क्राउड बढ़ गया, तो आर्टिस्ट वो चूज़ ही नहीं निकाल रहे, अब हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इतना सा फ़र्क है हमारे पहले मेच्योरिटी में। आर्टिस्ट अभी भी अच्छे हैं, स्कल्पटर देखें आप, बहुत ज़बरदस्त हैं। सर जबार गुल हैं और अमीन गुल जी हैं, और बहुत, मैं कहती हूँ पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन बात वही है, क्राउड अब हो गया है, मेच्योरिटी अब हो गई है। अब वही बात है ना, पहले मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था ना, कुछ भी पता नहीं चलता था। अब बच्चे लगे हुए फ़ोनों में, क्योंकि वो वर्थ कम हो गई। तो जब एक चीज़ की वर्थ वैल्यू कम हो जाती है, तो इसी तरह आर्टिस्टों की भी वैल्यू कम हो गई। लेकिन जैसे सर ने बात की कि अब वो कदर नहीं रही, ठीक है, आपने कहा कि लोग बढ़ गए हैं, आर्टिस्ट बढ़ गए हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया भी आ गया, लेकिन हम भी देखते हैं कि कहीं एग्जीबिशन लगता है, पता चलता है, लेकिन वो क्राउड जो कहना चाहिए ना, वो क्राउड नहीं है, नहीं है, परचेज करने वाले लोग नहीं है। मैंने आपको यही तो बोला। हाँ, नहीं नहीं है, लेकिन मैंने आपको यही तो बोला, क्योंकि देखकर चले जाते हैं, प्राइजेस भी कोट करके चले जाते हैं। देखने वाले तो बहुत आते हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई पूरा है ना वो हॉल जो है भरा हुआ होता है। सर यही एग्जीबिशंस अगर आप बाहर के मुल्कों में करें, आपके सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। वहाँ की बात है कि वहाँ है। बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और जो होते हैं वो पेंटिंग खरीदने वाले ही होते हैं, खाली देख के जाने वाले नहीं होते। यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे, सबका काम देखेंगे, अपना आउटिंग करके चले जाएंगे, खरीदेगा कोई नहीं। यहाँ का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ आर्ट सिखाने के इंस्टीट्यूट तो हैं, मगर बाइंग के लिए जो एक बायर को जो नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए ना, बाहर के मुल्कों में आप देखें वो ए लेवल ओ लेवल्स कर रहे होते हैं बच्चों को, उनको आर्ट पढ़ाया जाता है। अब जब उसको बेसिक्स पता चल गई ना, तो वो आर्ट को अप्रिशिएट कर सकता है, उसको देख के पता चलेगा हाँ इसमें अच्छी चीज़ क्या है, बुरी क्या है, देखना क्या था, आर्टिस्ट क्या बताना चाह रहा है, आर्टिस्ट जो बताना चाह रहा है वो कितनी कामयाबी से बता पाया है या नहीं बता पाया। तो वो जब बायर के अंदर से वो होगा ही नहीं सेंस, तो वो कैसे वो उसको वो करेगा। सही तो बात है। और वो घूम फिर के वो कुछ लोग हैं जो लिटरेट हैं, जो बाय करते हैं और कलेक्शन में रखते हैं, या फिर वो अब लोगों में एक ट्रेंड आ गया है कि जी वो दीवार खाली है तो इट हैज़ टू बी देयर समथिंग, वो वहाँ पे कुछ होना चाहिए, उस वजह से भी खरीद के जाते हैं कि दीवार खाली है, बुरी लग रही है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो पर्दों से, कारपेट से, सोफे से मैच कर देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट का फिर भी थोड़ा बहुत भला हो जाता है। हाँ, ये मगर वो बायर जो होता है ना, दे नीड सम लाइक प्रॉपर एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल है। तो वो उस हवाले से मेरा ख्याल है मैं तो थोड़ा ये कहूँगी, जो मेरा तज्जिया है या कुछ भी आइडिया है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। पहले आर्टिस्ट बहुत कम थे, उनका काम इनहेंस होता था। अब आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए, ह्यूज हो गया काम भी, पेंटिंग्स जगह जगह है, ज़ाहिर उनकी वर्थ कम हो गई, उनकी वैल्यू कम हो गई। तो बात ये हो रही है कि अब जगह जगह इंस्टीट्यूट है, अब जगह जगह सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं। और मज़े की बात ये है कि पहले जो गैलरीज थी ना, वो इतनी भी नहीं थी ना, एक थी, दो थी, तीन थी। मैं भी जब पास आउट होके निकली तो 2-3 गैलरीज में, और फिर वही देखते थे डिग्री है तो हम काम देंगे। अब बहुत सारे लोगों ने प्रमोशन शुरू कर दी है सही कि भाई ये सेल्फ मेड भी बच्चा, इसको भी लो, ये डिग्री है या कुछ उसको भी लो, तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। पहले जो था ना, सिर्फ ये होता था कि पेंटिंग ज़बरदस्त है, नाम आता है उसी को, तो अब इतना डिफरेंट है हमारे में। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि यार जो चीज़ ह्यूज हो जाती है या बहुत ज़्यादा, अब आप ब्रांड को ही देख लें, जगह जगह ब्रांड है, जगह जगह ब्रांड है। जो गुल अहमद है, जो पुराने ब्रांड है, उनकी एक वर्थ है, ठीक है, उन्होंने अपनी वर्थ बना ली। कहने का मतलब ये है कि जो भी सीनियर आर्टिस्ट हमारे गुजरे, उनकी एक वर्थ इसलिए थी
कि भाई उनका काम भी बेहतरीन था और वो उनकी क्वांटिटी भी कम थी। सही। अब जगह जगह सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, जूनियर भी है, लेकिन वो इतना क्राउड हो गया इस चीज़ में कि लोग, अब आप खड्डा मार्केट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर पेंटिंग आपको 10,000 में मिलेगी, 20,000 में मिलेगी, लाखों में भी मिलेगी ये वो। तो लोग क्यों इतना ओरिजिनल खरीदेंगे, वो कॉपी नहीं खरीद लेंगे किसी की। सही। अब तो हमारी पेंटिंग में ये हो गया है कि एक बड़ा फेमस आर्टिस्ट की कॉपी को एक लोकल आर्टिस्ट भी कॉपी करके वो बेच देता है, तो चीटिंग भी तो हो गई है ना। तो हाँ जी, उसका रीज़न ये है ना कि आपके पास लिटरेसी नहीं है आर्ट की। बायर को पता ही नहीं कि वो एक पेंटिंग 25 लाख की क्यों है और ये 10,000 में जो उसकी कॉपी ले रहा है, हाँ। उसकी वैल्यू क्या है। वो जाकर ले गए, उसको तो दीवार पे लगानी है, वो लगा देता है। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में, और बायर्स जो है वो ग्रेजुअली करते हैं। इट्स लाइक यू नो देयर इज़ नो लाइक एजुकेशन सिस्टम फॉर देम लाइक यू नो टू लर्न समथिंग। वो क्या करते हैं, वो ग्रेजुअली, वो प्रोसेस है बाइंग का। मेरी ग्रीक क्लाइंट थी, लाइक किसी एम्बेसडर की वाइफ थी, वो मुझको कहने लगी कि पहली पेंटिंग, उसका घर भरा हुआ था पूरा पेंटिंग से, मतलब मुझे उसको घर में जाके लगता था कि अब कोई पेंटिंग की गुंजाइश नहीं है। और वो मुझे 3-4 साल तक उसने मुझे जो है ना कंटिन्यूस पेंटिंग्स बनवाती रही मुझसे। अच्छा। और हर दफ़ा वो क्या करती थी कि वो मुझे कहती थी, मैंने फर्स्ट टाइम एक पेंटिंग हमने जाके खरीदी थी और उस वक्त हमें पता नहीं था कि पेंटिंग को बाय कैसे करना है। तो फिर वो उन्होंने क्या किया, लाइक ग्रेजुअली दे बॉट, लाइक यू नो जो अच्छा लगता था। फिर जो फ्रेंड्स आते थे, फैमिली, उन जब गैदरिंग्स होती थी तो फिर डिस्कस करते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुक्स लेकर आने लगे, पढ़ते थे, फिर मास्टर्स को पढ़ता थे, आर्टिस्टों के काम को पढ़ा, मीडियम्स को पढ़ा कि किस तरह का काम होता है। तो वो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उसमें आपको जो है वो समझ आने लगा कि हमने देखना क्या है बाय करने से पहले। और फिर वो जब समझ आता गया तो फिर जाहिर है फिर आर्ट बढ़ता चला गया। फिर वो अच्छा वो क्रेज़ हो जाता है जब आप एक पेंटिंग लगा देते हैं और उसके बाद अगर वो हटाएं ना तो वो आपको दीवार बार बार खाली लगने लगती है। हाँ। वैसे खाली दीवारें बॉदर नहीं करेंगी, मगर वो एक लगने के बाद, हाँ, पेंटिंग लग जाए और फिर हटा दें तो फिर वो अजीब सा फील होता है। सही बात है। सर आप मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं, जो मुसव्विर होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी ही दुनिया में तस्वीरें बना रहे होते हैं। तो ये क्या एक सीन है? देखें, अब मैं आपको यहाँ वही वाली बात ला रहा हूँ कि जो अभी सीनियर आर्टिस्ट के बारे में मैंने बताया। देखिए, जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे ना, उनको पैसे से इतना ज़्यादा वो नहीं था लगाव, वो काम से ज़्यादा लगाव लगा। जैसे कि जमील नक्श हैं, वो अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते, अपने घर में और स्टूडियो में। वो ये समझें कि मैं जब उनसे मिलने गया हूँ और उनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा मैं 4 साल से ग्राउंड फ्लोर पे नहीं गया। सीरियस? 4 साल से, सीरियस। क्रेजी। 4 साल से मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं गया, मुझे नहीं पता मेरा ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है। तो वो सिर्फ अपने उस कमरे तक जहाँ वो रहते थे और जो अब उनका स्टूडियो था ऊपर, वहाँ और वहाँ, ये उनकी रनिंग थी। सर इस बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक, जो जल्दी हाजिर तथ्य। के भलीकार कंदासी रंगन भरी शाम में तहां भी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। नंबर हमारी स्क्रीन ते अची रहियो आहे। जेके भी आर्ट जा कदरदान आहिनि, जंहिंखे भी इंट्रस्ट आहे, सो असां सां गॾु हिकिड़ी ज़बरदस्त टीम वेठल आहे, तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हाए सघो था। काफ़ी सीनियर आहिनि, सो तव्हां भी उन्हनि सां पंहिंजा तजुर्बा शेयर करे सघो था। सर हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो मैंने आपसे ब्रेक से पहले सवाल किया था। थोड़ा सा सवाल दोबारा मैंने यही पूछा था आपसे कि जो मुसव्विर है, जो एक तस्वीर बनाने वाला जो शख्स है, वो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। हाँ, देखिए असल में वही वाली बात जो मैंने अभी इससे पहले कही थी कि
आज का आर्टिस्ट जो है ना वो पेंटिंग बनाने से पहले सोचता है कि कब बिकेगी और कैसे बिकेगी और कितने की बिकेगी। लेकिन जो पुराना आर्टिस्ट था, जो हमारा लेजेंड आर्टिस्ट था, वो ओल्ड मास्टर्स सोचते थे कि पेंटिंग कब सही बनेगी, कब हम अच्छा काम करेंगे। और जब वो खुद मुतमईन होते थे अपनी पेंटिंग से, तो जब कहीं जाके वो किसी के हाथ में देते थे, वरना उससे पहले वो चाहे महीने गुजर जाएं, वो अपनी पेंटिंग किसी को नहीं देते थे और ना ही अपने स्टूडियो में किसी को आने देते थे। इसलिए कि जब स्टूडियो में काम करता है आर्टिस्ट, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो एक सोच में होता है और वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे। लेकिन आज का आर्टिस्ट जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो अभी अपने स्टूडियो में बैठा हुआ होता है। अव्वल तो स्टूडियो नहीं होता, घर में ही एक कोई जगह होती है, वहाँ कोने पे एक टेबल डाल के वो बैठ जाता है और पेंटिंग करता है। और फिर पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा जाके ज़रा दही तो ले आओ, तो ज़रा से जाके ना सब्ज़ी तो ला दो, ज़रा ये तो कर दो। अरे भाई वो कोई आया दरवाजे पे, ज़रा दरवाज़ा तो खोलो। तो जब आर्टिस्ट का वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो उसकी पेंटिंग उस अंदाज की बनी नहीं पाती। तो क्या आज के दौर में यही वजूहात है जो इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही? मतलब अट्रैक्ट से मुराद ये कि जो मेहनत से काम कर रहा है आज भी, उसकी पेंटिंग अच्छी है तो आपको अच्छी लगेगी और आप देखोगे उसको। लेकिन अब जो आर्टिस्ट ये सोच के काम कर रहा है कि यार कल सुबह मुझे देनी है, और रात को बैठ के वो बना रहा है। मगर जो आपने एक बात बोली, इसका एक सोल्यूशन है। इंटरनेशनली जब आप उसको देखते हैं ना, तो हर कंट्री का जो आर्ट्स काउंसिल है वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और उसको सॉल्व करता है। वो स्पेस भी तो देते हैं कि आप यहाँ पे आके स्पेस काम भी देते करें। हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आर्टिस्टों को पैटर्न करते हैं और उनको जो माहाना वजीफ़े मिलते हैं। तो क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना, वो जब उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है ना, तो फिर उसके बाद वो क्रिएशन स्टार्ट होती है। जब उसको नहीं सोचना कि पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर वो उसके बाद सोचेगा ना कि मुझे पेंट क्या करना है, वरना तो वो यही सोचता रहेगा पैसा कहाँ से आएगा। सही। तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो वो आर्ट्स काउंसिल जो है वो उसको आई थिंक यहाँ पर रोल प्ले करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी हैं आर्टिस्टों को लिस्टिंग करना, उनको मेंबर बनाना, उनके लिए फंड्स जमा करना, फिर ये काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर। मगर यहाँ पर अभी क्या आपको लगता है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान या कराची XYZ जो भी, वो आज के दौर में भी इन आर्टिस्टों की कदर कर रहा है? कदर तो कर रहा है, मगर वो बहुत सारे आर्टिस्ट तो मेंबर ही नहीं है वहाँ के, तो वो इसकी वजह से। क्या ये ज़रूरी होता है कि आपको मेंबर होना पड़े? मेंबर एक्चुअली रिकग्निशन मिलती है, लाइक बाकी कंट्रीज क्योंकि में। तो मैंने बहुत लोगों है। को देखा है कि मैं आर्ट काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, पागल हुए भी होते हैं। तो क्या है ये आर्ट काउंसिल का मेंबर होना? उसकी वजह ये है, मैं आपको बता दूं कि असल में आर्ट काउंसिल का मेंबर जो है वो होना चाहिए हर आर्टिस्ट को। पहले तो आर्टिस्ट होना चाहिए, पहली तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो आर्टिस्ट है उसको मिलेगा, चाहे वो फाइन आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो ड्रामा वगैरह, फ़नून लतीफ़ा से उसका कोई ताल्लुक़ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो वहाँ के मेंबर नहीं है और पता भी नहीं है बहुत लोगों को, और वो बेचारे जो है ना बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्राइटेरिया मुझे नहीं पता कि क्या है, कि किस वजह से वो वहाँ पर वो मेंबर नहीं बन पाते या क्या वजह है। तो होना तो चाहिए कि हर आर्टिस्ट जो है उसको आर्ट काउंसिल खुद दावत दे कि जी आप आए और आके हमारे यहाँ के मेंबर बने। हाँ, खैर ये बहुत बड़ी डिबेट है सर। और मुश्किल है। यू अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ी डिबेट है। आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, आपने ब्रेक से पहले मुझे ये कहा कि शादी के बाद आपको फील हुआ कि चलो भाई फाइन आर्ट्स कर लेती हूँ मैं। क्या फाइन आर्ट्स करना इतना इजी है कि आपको लगा कि बस शादी के बाद मुझे बस यही करना है? नहीं, कोई और फील्ड भी आप चूज कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, फाइन आर्ट बिल्कुल इजी नहीं है और 4 years टू मच के मैरिड उसको के घर भी संभालना है, बच्चे भी हैं ये वो। लेकिन मैं ये मेरा कहने का मसला मतलब ये था कि शादी के बाद जो औरतें होती हैं ना, वो समझती हैं कि बस हमने चूल्हे में और इसमें जाके अपनी ज़िंदगी को एंड कर लेना। तो मेरा एक पैगाम है उनके लिए कि जिसमें आपकी लगन हो ना,
मुझे थी फाइन आर्ट में लगन, और फैशन उतना इन नहीं था। मेकअप आर्टिस्ट वहाँ ऐसे नहीं थे उस दौर में कि उनकी कोई इतनी वर्थ हो, तो मैंने वो काम चुना जिसमें वर्थ नज़र आती है या मुझे मज़ा आता है। तो मैंने इसलिए चूज़ किया इसको कि यार ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनती हूँ और ये करती हूँ तो उसके लिए मेरे लिए क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ह्यूज होना चाहिए, या मुझे उसके लिए सामान ज़्यादा प्रोवाइड होना चाहिए, या फिर मुझे उसकी एक्सेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो आर्टिस्ट एक बंदा ऐसा है जो अपना घर बैठ में भी काम कर सकता है। तो फिर मैंने कहा ये मेरे लिए कंफर्टेबल होगा। और शादी है तो मैं ऐसी लेडीज़ को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यार कोई भी फील्ड हो जो आपको पसंद आए या आपको लगे कि मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो वो आप बिल्कुल ना छोड़ें, उसको करें। कहीं ना कहीं आपकी वर्थ बनेगी। मुझे भी कितने 2005 की बात मैं कर रही हूँ जब मैंने पास आउट किया, काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं। अच्छा, बंदा जो है ना एक वेरिएशन लेके चलता है। मुझे समझ आ गया बहुत जल्दी कि यार मुझे काफ़ी एज चाहिए फाइन आर्ट में एक इन्हेंस होने के लिए। देखिए जितने भी हमारे लेजेंड हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके बड़े नाम हैं, माशाल्लाह सर हैं, जो भी हैं XYZ, एक एज हो जाती है, उसके बाद आपका फेम मिलता है। और बाद आर्टिस्टों को तो मरने के बाद, तो मैंने मरने के बाद नहीं लेना था अपना फ्री फेम। ये वाकई हकीकत बात की है आपने कि बहुत लोगों को जो एक रिकग्नाइजेशन मिलती है हमारे मुल्क के अंदर, वो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बहुत आर्टिस्ट अच्छा था, था। बहुत बिल्कुल। आला काम किया था इसने, क्या पेंटिंग्स थी इसकी, क्या एग्जीबिशंस करता था। भाई जब जिंदा था तो कहाँ था। यस, असल में होता ये है कि आर्टिस्ट जो है ना वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होता है। वो जो वो चीज़ें सोच रहा होता है जो बाकी लोगों से हट के होती हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मेरे दुनिया में जो सबसे एक्सपेंसिव आर्टिस्ट है वैन गॉग, उसके साथ भी यही हुआ कि उसके मरने के बहुत सालों तक तो उसको रिकग्निशन नहीं मिली। और वो कब मिली, जब उसकी बहन ने उसकी पेंटिंग्स, जब वो पेंटिंग्स करता था ना, तो उनके साथ वो अपने भाई को जो उसको सपोर्ट करता था फाइनेंशियली, वो उनको लेटर्स लिखता था कि मैंने ये पेंटिंग बनाई, उसमें मैंने ये बनाया है, ये मेरी थॉट थी। वो जो थॉट थी ना पीछे की, जब लोगों को वो पता चली ना, तो उसके बाद वो एग्जिबिट भी हुई और वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स कहलाई। तो वो जो आर्टिस्ट की जो थॉट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर आजकल जैसे लोगों से बात हो रही होती है ना, तो लोग कहते हैं यार AI आ गया है, हाँ। तो जो है ना काउंटर कर रहा है वो। तो मैं कहता हूँ AI के पीछे भी तो ह्यूमन है ना। हाँ, क्योंकि इंसान जो है जब तक प्रॉम्प्ट नहीं लिख के देगा तो उसको AI कैसे उसको जनरेट नहीं करेगा। जाहिर और वो आइडिया ही हम ह्यूमन ब्रेन की जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आइडिया जनरेट करेगा, तो फिर वो AI उसके ऊपर काम भी करेगा। सही। AI एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट टू क्विकली सॉर्ट आउट द अच्छा, प्रॉब्लम। क्या लगता है कि फाइन आर्ट के अंदर भी AI ने इतनी अहमियत हासिल की है अभी? हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो आप सिर्फ सोचते थे वो विजुलाइज करने के बाद उनकी वो जो प्रॉम्प्ट्स थे, उनकी जो वीडियोस बन रही हैं, और लोगों को अंडरस्टैंड, स्पेशली जो आर्ट हिस्ट्री है उसके ऊपर जब आप वीडियोस देखते हैं ना AI से जनरेट की हुई, तो बहुत ज़बरदस्त। एक तो आप ना आप बैठ के स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि जी आर्ट हिस्ट्री में ये हुआ था। और आर्ट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर आर्टिस्ट को पढ़ना पड़ता है। अब वो जब हमने तो किताबों से पढ़ा था, अब जब मैं वो AI जनरेटेड वीडियोस देखता हूँ उन्हीं आर्ट हिस्ट्री के मोमेंट्स के ऊपर, तो वो ज़बरदस्त काम हो रहा है। और वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई आर्टिस्ट है या वो आर्ट का स्टूडेंट नहीं भी है, वो स्ट्रेट अवे जाकर वो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जाके वो देखता है, और वो उसको पता चल रहा होता है कि हो क्या रहा है। तो आज के दौर में जो है ना, लर्निंग इज़ क्वाइट ईजी इफ़ समवन वांट टू डू इट। सही। अब जैसे मेरा बच्चा है, वो 10 साल का है, उसका दिल करता है तो वो आता था मुझसे दिखाता था स्केचेस, मुझे पूछता था कि कैसा बना है। तो मैं उसको बोलता था यार मैं नहीं बता रहा कैसा बना है, तो मुझसे ये पूछा करो इसमें अच्छा क्या बना है। तो मैंने कहा फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि पूरी ड्राइंग तुम्हारी अच्छी नहीं होती। सही। तो अब जब वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया, तो फिर अब वो उस स्टेज पर आ गया जहाँ मैंने उसको कहा देखो आर्ट में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो ख़राब तरीके से ही बना के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहे हैं,
या बहुत ही क्या कहते हैं फिनिश किस्म का आर्ट वर्क दिखा रहे हैं या कुछ भी उसमें कर रहे हैं, तो जो आप दिखाना चाह रहे हो अगर आप जितनी कामयाबी से दिखा पाए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो अब आपकी स्किल मैटर कर रही है। तो अब वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। लाइक वो 4-4 घंटे वो बच्चे शाम में खेलने के लिए चले जाते हैं, खेलने भी चला जाता है, फिर बैठ के जो है ना वो 10-11 बजे तक वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो को पॉज कर करके तो फिर वो जो है ना अपने एक एक स्टेप को कर रहा होता जबरदस्त, था। माशाल्लाह। तो वो मैंने स्टार्टिंग में उसकी कोई हेल्प नहीं की, बट अब जैसे उसको 5-6 महीने हो गए ना करते हुए, तो अब वो जो है मैं उसको काम करके दिखाता हूँ सही। कि जो है ना मैं इस तरह, अब वो मुझे कहता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है आपको देखते हुए, क्योंकि वो ही वाज लाइक ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ रिव्यूइंग दोज थिंग्स ऑन यूट्यूब, तो अब वो लाइव उसके सामने हो रही होती है तो वो एंजॉय कर रहा होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर आप बताइए कि ब्रश से पेंटिंग बनाना ज़्यादा आसान है और इंटरेस्टिंग है, या जो आजकल जिस तरह जो गैजेट्स आ गए हैं उस पर पेंट करना ज़्यादा अच्छा देखिए है? बात यह है कि जो ब्रश से काम हम कर रहे हैं या जो भी आर्टिस्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। उसको ये पता होता है मुझे क्या करना है, कौन सा कलर लगाना है, और उस वक्त जिस वक्त वो ब्रश अपना चला रहा है या स्ट्रोक्स लगा रहा है तो उस वक्त वो फील भी कर रहा है उसको। ठीक है, अभी जो हम जो भी जैसे आपने बताया उस पे काम हो रहा है, उसमें फीलिंग शायद मैं नहीं समझता कि उस अंदाज की है जो एक आर्टिस्ट के अंदर वो से फील कैनवस पे फीलिंग्स आती होती हैं, है। एक्सप्रेशंस होते हैं, इसलिए सारी कि चीज़ें देखिए होती मैं एक हैं, बात हाँ। बताऊँ, जब आर्टिस्ट काम कर रहा होता है तो वो अपने कैनवस को पहले सोचता है कि मैं इसमें क्या करूँगा, फिर वो उसके बाद उसको एनालाइज करता है, फिर उसके बाद वो उसमें कोई काम करता है। अगर जैसे ज़मीन नक्श हैं या सातखैन थे या ये लोग, ये एक अपने काम में इतने यूज टू हो गए थे कि उनको पता था वो आंख बंद करके भी बना देते थे। लेकिन आज का आर्टिस्ट जो है ना वो आंख बंद करके नहीं बनाता बल्कि देख के बनाता है। बाकायदा पहले एक लेआउट बनाएगा, लेआउट बनाने के बाद उसको देखेगा, फिर बनाएगा। तो जितना मज़ा मैं समझता हूँ कि आप है ना लाइव करते हैं काम को, वो जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। वो डिफरेंट होता है, सही और बात है। जो कंप्यूटर से या उससे हम कर रहे हैं वो तो एक सोच है, हमने दे दी और उसने अपने हिसाब से बना के दे सही। दिया हमें। दोनों में मज़ा आता है। आपको आता है? मैं ऑब्वियसली आई एम डूइंग इट, हाँ यस यस आता है। मैं मुझे पेंट आता भी है। करता हूँ, मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, मैं डिजिटल आर्ट भी क्रिएट करता हूँ। तो वो और तो एक अलग ही चीज़ होगी मैंने ना। डिजिटल इलस्ट्रेशन में पाकिस्तान को 2 दफ़ा रिप्रेजेंट भी किया माशाल्लाह, इंटरनेशनली। तो मगर वो डिजिटल का अपना मज़ा है, बिकॉज व्हेन यू होल्ड द पेन एंड लाइक आपको जो आपके ग्राफिक टैबलेट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो वो इसका एक अलग टेस्ट है। मगर अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट है स्कल्पचर कर रहा था, तो वो उसने कहा कि सर आप ग्लव्स पहन लें, हाथ गंदे हो जाएंगे मट्टी से ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मज़ा ही नहीं आएगा अगर मैं ग्लव्स सही पहन के बात है, करूँगा, हाँ, ये मट्टी को हकीकत जब तक बात है। छूऊंगा नहीं नहीं, वाकई मजा नहीं आता। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन आई कैन फील द मोमेंट। तो नहीं, ये सही बात और है। ना ही वो आप ग्लव्स पहन के पेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंट आप ब्रश को भी चला रहे होते हैं, फिर साथ में कहीं दिल करता है तो आप पेंट डायरेक्ट भी लगा देते हैं कैनवस पे, और वो उसका बिल्कुल अलग मज़ा है। तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और दोनों का अलग टेस्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा, फोटोग्राफी के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइए कि फोटोग्राफी आपके नज़दीक क्या है और आप उसको कैसे देखते हैं? वेल मेरे नज़दीक तो लाइक व्हेन यू डिफाइन लाइट, एक्चुअली फोटोग्राफी इज पेंटिंग विद लाइट। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो रूल है ना, बट माई लाइट नेवर ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सही, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ माई फोटोग्राफी। ठीक। तो वो आप गूगल पर सर्च करेंगे ना शिराज अशरफ को डाल के, तो वो मेरी काफ़ी सारी एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी आ जाएगी। तो अभी ये तो मैं पता नहीं आप लोगों के पास है उसकी या नहीं है। नहीं, मैंने आपकी कुछ चीज़ें देखी अच्छा, थी। तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंस्टा पे फोटोग्राफी मैंने आपका देखा था। हाँ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी जो है वही है कि माई लाइट नेवर ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। सही। तो कोई ऐसा मोमेंट भी आपने कैप्चर किया जो आपको लगा हो कि ये तो बड़ा कैप्चरिंग है, एब्स्ट्रैक्ट से हटके? एब्स्ट्रैक्ट से हट के वेल मोमेंट तो मैंने बहुत कैप्चर किए। मेरी आदत थी, मैं 99 में मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी, और मेरी आदत थी, उस वक्त डिजिटल कैमरे नहीं होते थे, तो वो रोल होते थे कैमरे में, तो मैं हर वक्त मेरे पास कैमरा होता था, स्पेयर में रोल भी पड़े होते थे। और मैं कहीं भी जाता था ना, एवरीवन नोज लाइक मेरे पास कैमरे का बैग होगा, और वो मैं मोमेंट कोई छोड़ता नहीं था। सही।
तो मैंने बहुत मतलब शूट किया। मैं कैंडिड शूट्स करता था अवेलेबल लाइट के अंदर। तो जब मैं अवेलेबल लाइट शूट करता था ना, तो नॉर्मली जो लाइक फोटोग्राफी हो रही होती है ना, उसके अंदर अब जब फ्लैश चमकती है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी पिक्चर उतरी है। तो वो जो मेरा स्टाइल है कैंडिड का, तो उसमें मतलब मैं मल्टीपल क्लिक्स एक साथ ले लेता था और मतलब सामने को पता ही नहीं चल रहा, भी नहीं होता तो वो था, सही। बहुत डिफरेंट किस्म के नेचुरल सीन्स आते थे। जबरदस्त, ये अच्छी चीज। आपने नेचर को कभी कैप्चर किया? नेचर को मैंने कम किया है कि उसके लेंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। मैं जब मास्टर्स किया इंग्लैंड में, तो उसके बाद मैं लंदन मूव हो गया। वहाँ पे मुझे इत्तेफाक से जॉब मिल गया एज ए फैशन फोटोग्राफर। तो मैं 3 साल मैंने फैशन फोटोग्राफी में गुजार दिए। फिर मैं तो वो तो बहुत ही अलग ही डिफरेंट ही फील्ड है फैशन की। वो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पास स्टूडियो के लिए जगह नहीं थी। सही। और उन दिनों जो है वो मेरे पास, मुझे जब जगह, मेरे जब बेडरूम में मैं अपने काम करता था, मिनिएचर करता था, मेरी आईसाइट उस वक्त बहुत तेज़ी से वो वीक होनी शुरू हुई। मेरा +1 था तो वो +7.5 तक चला गया। तो मैं उन दिनों फिर मैंने जो है फोटोग्राफी में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था। फिर जॉब भी थी और मुझे शूट्स करने होते थे, तो बस वो उसमें ज़्यादा बिजी रहता था। फिर मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी तो कर रहा था। ओके, सही। चलें, आप मुझे तैयबा ये बताइए कि एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और जिस तरह आजकल का मेकअप चल रहा है तो उसके हवाले से भी थोड़ी गाइडलाइंस दें हमें। अच्छा, एक्चुअली देखिए, मेकअप आर्टिस्ट बहुत जगह हैं और कोई सेल्फ मेड होता है। अब जैसे मैं सेल्फ मेड थी, फाइन आर्ट में भी सेल्फ मेड रही हूँ ज़्यादातर, मेकअप आर्टिस्ट में भी, फैशन में भी। तो मुझे मैंने ये कहीं देखा कि यार कुछ तो कमी रह गई, कुछ तो आपका पॉइंट, और आप नोट करते हैं इसको कि यार चाहे आप सेल्फ मेड हो, कुछ तो कमी है जो हमें सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मुझे कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं स्किन टोन पढ़ना नहीं चाह रही। मैं जो मैच्योर स्किन है उस पर भी एक ही मेकअप कर रही हूँ। तो कुछ पॉइंट आउट ऐसे होते हैं जो हमें वाकई सीखने चाहिए और इंस्टीट्यूट ही सिखाता है हमें। फिर मैंने ये सोचा कि यार नहीं, मैंने पूरा कोर्स करना है इसका, ताकि मुझे पता तो चले कि एक स्किन टोन लेके मैं मेकअप कर रही हूँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप मैच्योर स्किन पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन ना। जब आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा, जब हम पेंट करते हैं आपका कैनवस ही अच्छा नहीं होगा, तो वही बात होती है। सही बात है, ठीक है ना। हम भी कैनवस ही हैं एक तरह हाँ, से। तो हमारा फेस भी अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, फैशन डिज़ाइनर, ये की फील्ड है। हाँ, ठीक है, जुड़े हुए हैं सब, बिल्कुल आपस जुड़े में। हुए। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं है यार, मुझे क्लासेस लेनी चाहिए। तो जब मैंने क्लासेस ली तो वाकई मुझे काफ़ी इससे मिस्टेक थी, तो मैं मुँह खोल के रह गई, हाँ मैं ये करती थी भाई। मुझे अपने आप पर हंसी आई। तो कहने का मतलब ये कि यार जो भी फील्ड है आपकी, जब तक आप उसको प्रॉपर इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ेंगे, जब आप उसकी नॉलेज नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा आर्टिस्ट काम ना करे कि भाई, अब इतने बड़े बड़े सैलून हैं, वो उन्होंने बाहर से डिग्रियां ली हुई हैं और काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी डिग्री है ना। जब तक आपकी स्किन टोन आपको नहीं पता चलेगा, मैच्योर स्किन पे आपको कौन सा मेकअप लगाना है और उस पर कैसे लगाना है। और दूसरी बात ये देखिए, हमारे साथ भी यही है, तो है जब हम आर्टिस्ट एक बेस अच्छा लगा देते हैं और क्लासिफाइड होता है और उसकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है, उसका ब्रश के अलावा उसका पेंट अच्छा होता है। हाँ, बेस, हाँ। उसके ऊपर जितने भी कलर जैसे भी लगा दे वो पेंटिंग बन जाती है। तो कहने का मतलब ये कि हर स्किन की टोन जो है ना, डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती है, और बेस अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती बेस में। अच्छा करती हैं, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आजकल शादियों का सीज़न भी है, तो आप प्लीज़ हमारी जो भी दुल्हनें हैं, जो भी जिन्होंने मतलब अपनी बुकिंग्स करवाई हुई है सैलून्स के अंदर, आप उनको थोड़ी सी टिप्स भी दें कि भाई अपना बेस आप बताएं उनको कि आपको किस टाइप का बेस चाहिए, किस टाइप का मेकअप चाहिए। यहाँ पर लड़कियों को पता नहीं होता, बैठ जाती है। इतना केकी फेस, इतना केकी फेस कि वो, आप तो फोटोग्राफर हैं, आपने तो खुद देखा होगा कि वो पूरा टपक रहा होता है बेस उनका, बेचारियों का। वो मतलब करनी पड़ती है एडिटिंग, फोटोग्राफी करता, जब मैं एडिटिंग करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट के पास बैठकर तो जो है ना, मैं काम होते देखता था।
मगर मैंने एक चीज़ मैंने 20 साल की कैरियर में मैंने सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट ऐसी थी जिसका मैंने शूट किया और जो है ना मैंने उसको टचिंग नहीं की फोटोशॉप के ऊपर। तो मुझे बड़ा वो होता था कि मेकअप ऐसा क्यों नहीं होता कि वो उसको टचिंग के बगैर ही काम चल जाए, नेचुरल नजर आए ना, मतलब एडिटिंग के बगैर हो ना, जो एडिटिंग के बगैर हो। तो मगर ये वो ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, हम हमेशा फ्लॉज रह जाते थे। नहीं तो इतना केकी क्यों करते हैं? एक्चुअली देखिए बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमें अब जैसे एक मिड टोन है उनको चाहिए कि भाई फ्लोलेस हो, हाई टोन पे हो, तो वो ज़ाहिर जितना माल लगाएंगे उतना केकी हो जाएगा। सीरियसली मैं कभी कभी वीडियोस देख रही होती मेरा दिल कर रहा था कि बटर नाइफ लेके इनके जाके ना चीक से हटाऊं यूं करके। देखिए मसला ये कि जब आप मेकअप करा रहे हैं ना तो आपको इसकी हाई हेलो होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आप बैठ गए वो आपको कार्टून बना दिया है। भाई आजकल मीडिया इतना इन है, हर चीज़ है, आप लेके जाएं मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए ताकि हमें भी आसानी हो कि भाई इस टोन पे चाहिए, इस पे कह रहे हैं। अब जिनको भाई नहीं आप कर दें, अरे हमें क्या पता को कैसे पता होगा? हाँ। लाइक समवन यू ना, ये वही बात हो गई कि आप गैलरी में पहुंच के बोलें कि सजेस्ट मी व्हाट आई वांट टू बाय। नहीं, आप लड़की को पता होता है। हाँ पता होता है, लड़कियों को पता होता है यार। ऐसा हो ही नहीं सकता लड़की के लिए ही मेकअप बना है। भाई अगर एक पिक्चर आपके सामने आ रही है तो उसको पता होगा कि यार ये मुझ पे कैसा लगेगा। और जो थोड़ी बहुत कमी है कुछ है तो वो मेकअप आर्टिस्ट आपको बता देता है कि यार ये आप पे नहीं हो सकता, सॉरी आपके पिंपल्स हैं, ये हैं वो हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि लड़कियों के लिए मैं ये कहती हूँ कि यार जो भी मेकअप करवाती हैं या वो करती हैं खुदा के लिए अपनी क्लेंजिंग ना छोड़ें। हाँ, फटी हुई स्किन पे आप बताएं एक दीवार है पूरी फटी हुई उस पे लापी लगाते फिर पेंट करते तो वो एक दीवार है भाई उसको क्लीन करने के लिए लापी लगती है, पुट्टी लगती है, उसको सूखने में टाइम लगता है। तो खुदा के लिए अपने स्किन को भी एक दीवार वॉल देखें कि भाई वो जब फटी हुई आएगी तो उसमें मेकअप आर्टिस्ट क्या करेगा? सही बात करे ना। रोज क्लींजिंग करें। जब आपको पता है आपकी शादी आ रही है, वेडिंग आ रही है, ये आ रही है, तो आप रोज क्लींजिंग करने में क्या अपने स्किन को इतना प्रॉपर तो करें, उसको एक टोन पे तो लेकर आए। और देखिए मैच्योर स्किन होती है ना, अब जैसे हमारे बच्चे जवान हैं माशाल्लाह, लेकिन भाई अपने आप को इतनी पढ़ी लिखी हैं औरतें, इतने एजुकेटेड लोग हैं, क्यों अपने आप को बुरा बदहाल रखती हैं? क्यों अपने लुक को ऐसा करती हैं कि कह देते हैं कि यार एजुकेटेड है ये, और जो बेचारी और जो वैसे नॉर्मली हैं वो अपना स्किन टोन ज़्यादा वो करती हैं कि यार हमें अच्छा लगना चाहिए। बात यही है कि अवेयरनेस नहीं है। लोग शादी के बाद अपने आप को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? पहली बात तो ये होती है कि हस्बैंड पे भी बात होती है, उनको बोलना चाहिए, टोकना चाहिए। वो तो टोकते रहते हैं, यहाँ पे औरतें नहीं सुनती। नहीं टोकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, इनके एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे हस्बैंड तो मुझे टोकते ही रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मेरी बहन को देख के, उसका हस्बैंड तुम जिम जाओगी, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तुम फिट रहोगी, वो फिट रखती है। हमारे हस्बैंड का मसला ये होता है, अब मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं करी, तो भी इतनी बड़ी बदहाल भी बीवी को भी ऐसे रख लेते यार। क्यों? पाकिस्तान है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बदहाल हाल माँ को देखो एक, बाप को देखे एक, बहन भाई लगते हैं। अरे एक सवाल मेरा सर, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आप सवाल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। आर्ट का बहुत बोरिंग होता है ये। नहीं बोरिंग नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चाह रही हूँ तो थोड़ा सा इसको मसाला तड़का होना चाहिए। बाकी ये हकीकत गाल कही थी तो शादी जे कुछ अरसे का पोइ ज़ाल मुड़स जेको न भाउ भेण वारो हिकिड़ो लुक ॾियणु शुरू करे छॾींदा आहिनि। सो हिते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं।
श्रोता के भलिकार कंदासीं छो त ज़बरदस्त हिकिड़ो टॉपिक छिड़ी वियो आहे त मां चाहींदसि हुनखे कंटिन्यू बि कयूं ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए पई हिननि सभिनीनि सां मिली करे स्पेशली छो त फाइन आर्ट जी दुनिया हिकिड़ी अलॻि दुनिया हूंदी आहे ऐं उतां जा जेके माण्हू हूंदा आहिनि थोरा संजीदा हूंदा आहिनि बट ही संजीदा पंहिंजे कम जे हवाले सां आहिनि पर ही बि ज़िंदा इंसाननि वांगुरु ही रिएक्ट करे रहिया आहिनि इन्हनि जे सीने में बि दिलि धड़की रहियो आहे सो सर आपका कोई सवाल था? हाँ, मेरा एक सवाल था, ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही खूबसूरत सी कोई लड़की आई, आपने उसका मेकअप किया और वो खराब लग बहुत बुरी लगी? बिल्कुल ऐसा हुआ। मेरे पास 2-3 लड़कियां ऐसी आई, जब मैंने उनको मेकअप किया तो मुझे अपनी मेकअप पे शर्मिंदगी हो गई कि यार इतनी खूबसूरत। और मैंने उनको बोला, देखिए मेकअप आर्टिस्ट आपकी स्किन को पहचानता है। मैंने उसको कहा कि यार एक तो ये कि लड़कियों को इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना वो होना चाहिए कि यार मैं खूबसूरत हूँ, मुझे बस हल्का फुल्का मेकअप कर दें। ठीक है। अब दूसरी आती है कि यार मैं खूबसूरत हूँ, मुझे दुल्हन बना दें। अरे जब तुम इतनी प्यारी हो, नेचुरल ब्यूटी है, सब कुछ है, तो तुम इतना मेकअप क्यों थोप रही हो, लेयर पे लेयर चढ़ा रही हो? वो के लुक आएगा और फिर वो तुम पे सूट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से आजकल की जो बच्चियां हैं जो मीडिया पे हैं उनको ये पता होता है कि हमें कौन सा मेकअप सूट करता है। एक अच्छी सी बात बताऊं आपको, मेरा जो बेटा है ही इज मेकअप आर्टिस्ट, वो क्या करता है वो क्या करता है, जब मेरी बेटियां जा रही होती है ना उनको पकड़ पकड़ के बिठा लेता है। उसको इतना शौक है और वो कहती है नहीं नहीं बाबा भाई नहीं भाई नहीं, हमें नहीं कराना। कहते नहीं कराओ। वो इतना देर कर देता है, उनको इतना नव संवारने में उसमें कि शादी निकल जाती है और वो खाना रह जाता है। फिर वो डरती है, कहती है हम तो इतनी बेबी स्किन है, और ये कहती है अब क्या हो गया, वो बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई है। अब वो कहती है हम अपना मेकअप खुद करेंगे, हम अपना मेकअप करें। अब वो अपने स्किन को हाथ नहीं लगाने देती। तो बाज लोग ऐसे होते हैं, बच्चियां होती हैं जब वो आती है ना, वो कहती है हमें ये कर दो वो कर दो, तो उनको समझाया जाता है भाई ये मेकअप आपके लिए नहीं है, छोड़ दे। नहीं बहुत सारी अच्छा, मर्दों को ऐसा होना चाहिए, मर्दों के लिए क्या आप सजेशन करेंगे कि एक मर्द जो है वो कैसा रहना चाहिए? सूटेड बूटेड, हाँ, साफ सुथरा। मतलब उसकी लुक कैसे खूबसूरत? देखिए हर वक्त तो मर्द सूट में नहीं रहेगा ना। हाँ, जाहिर बात है, जाहिर है वो नहीं रहेगा। उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी जॉब्स है, उसकी एक वो है कि मुझे ये कमाना है, ये करना है, वो करना है। एटलीस्ट साफ सुथरा तो रहे। हाँ, साफ सुथरा रहे, परफ्यूम में रहे। मुझे फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। हाँ परफ्यूम में रहे, जैसी वो करे, परफ्यूम में रहे, अच्छी सी चप्पल हो। ये नहीं कि ऊपर से आप इतने साफ सुथरे, नीचे फटी हुई चप्पल। तो भाई खुदा के लिए अपने आप को देखिए, वो कैजुअली फील करते हैं ना। नहीं कैजुअली चप्पल चलती है। बाहर मुल्कों में क्या है, छोटे छोटे ट्राउजर पहन लेते हैं या कुछ भी पहन लेते हैं, जीन्स और टी शर्ट, लेकिन साफ सुथरा बंदा रहना चाहिए। अगर आपकी असल मकसद साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए बंदे को। और औरत को भी होना चाहिए, ये ना हो कि औरत किचन में पका के जब मर्द गुजर रहा हो तो लहसुन अदरक की बदबू आ रही हो। क्या हो भाई तो क्या परफ्यूम लगा के वो नहीं खाना पकाए? देखिए एटलीस्ट शावर ले ले उसके बाद, खाने के बाद शावर ले ले भाई। पकाने के बाद। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हमारी खैर जानने वाले, मैं नाम नहीं लूंगी, वो कभी कभार है ना आते नाम थे, ले लेना क्या? नहीं जब बात हो रही है तो नाम भी ले लेते। वो कभी कभार आते थे ना जब बाहर से, अच्छा, तो अपनी वाइफ को कहते थे यार प्याज टमाटर की बदबू आ रही है। तो मैंने कहा सारी जिंदगी बाहर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बीवी को भाई पॉलर ले जाए। तो बीवी को खुद सेंस नहीं है कि पॉलर जाऊं? यार बहुत सारी हमारी ऐसी औरतें हैं जो गांव से इधर से उधर से, और मेरा भी नहीं तैयबा, आजकल तो गांव की लड़कियां भी बड़ी होशियार हो गई हैं, लड़कियां हो गई हैं, लेकिन जो औरतें हैं ना, लेकिन होती हैं, सब होती हैं, लेकिन सब जाती हैं। मैं आपको बताऊं, नहीं अमानला, देखो वो भी कह रहा है। नहीं मैं आपको बेगम भी जाती है। मैं मैच्योर बंदे की बात कर रही हूँ। आजकल तो आपकी वाइफ की बात बोलते हैं। देखिए मैच्योर बंदे की बात कर रही हूँ मैं अपनी माँ की बात करूंगी। उनको यार जिंदगी गुजार ली, हमारे हाथ में ना कि हम अपनी मदर्स को कैसे मतलब वो लेकर चल रहे हैं। मैं तो अपनी मदर को लेकर जाती हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरा भी यही पैगाम है यार, अगर आप बेटी हैं या आप हस्बैंड हैं या आप कुछ हैं, तो खुदा के लिए उस औरत को ज़्यादा आप मेंटेन करें, उस औरत पे ज़्यादा तवज्जो दें जिससे सारी ज़िंदगी आपके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सही बात है, नहीं सही बात है। बच्चे पाल लिए, सब कुछ कर लिया, और जब आखिर में उसका दिन आया, बच्चे बड़े हो गए, तो वो बदहाल हो गई, यूं पड़ रही है, भाल हाल ये वो। अब उस अच्छा ये एक बात बताओ, मेरा एक्सपीरियंस गुजरा कि ऐसी औरतें इतनी निराश हो जाती हैं कि जब उनको बोलते हैं ना कि ये पहन ले वो पहन ले, कहती हैं आप किसके लिए करें, आप इसके लिए करें।
तो भाई खुदा के लिए अपने सबकी लिए करें, जिंदगी है, सब कुछ सबको पहले लायक अपनी करना जिंदगी चाहिए। में करवा रहे हैं। सबको अपनी अपनी जिंदगी में। सर आपसे सवाल करना चाहूंगी कि देखिए पेंटिंग्स तो हर कोई बनाता है और बहुत मतलब एक्सपेंसिव भी बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो इंसान कैप्चर करता है अपने माइंड के अंदर और फिर उसको कैनवस पे उतार देता है। आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत और महंगे में महंगी पेंटिंग कौन सी थी जो आपको लगा हो कि ये तो भाई कमाल कर देगी? भाई देखें, बात ये है कि मैंने अव्वल तो मैं अपनी पेंटिंग के बहुत ज़्यादा पैसे रखता भी नहीं हूँ, पहली बात। कोई बड़े से बड़ी पेंटिंग भी होगी ना, वो लाख से ऊपर की नहीं होगी, सही। ठीक है। इसलिए कि जब आर्टिस्ट कोई काम कर रहा होता है ना, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि मैं जो पेंटिंग बना रहा हूँ वो अगर कोई और उसकी कीमत तजवीज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर है ना कि मैं खुद करूँ। मैं उतनी पेंटिंग की कीमत रखूं कि जितना लोग अफोर्ड कर सकें, एक आम आदमी को भी अच्छी लगे और वो ले ले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एग्जीबिशन हुआ कि बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स लगी हुई हो, कोई एक पेंटिंग आपने पीछे छुपा के रखी हो, वो लास्ट में निकाली हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बिक लेकिन गई ये सारी हुआ, या कुछ रह गई, अब नहीं, ये कमाल करेंगे। एक वाक़या बड़ा अच्छा हुआ कि 94 की बात है और उस ज़माने में मैंने काम किया, फीमेल फेसेस किए और फीलिंग फेसेस, तो वो मैंने क्यूबिज्म में किए थे। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा वो नाइफ़ के बजाय और बजाय किसी और के वो जो वो टेली कार्ड आता था एक ज़माने में, ऑरेंज कलर का, उसको काट के और उससे मैंने वो कलर लगाया था। ओए होए। इतने से कार्ड से, और वो पूरी बड़े बड़ा म्यूरल्स भी बनाए, तकरीबन ये समझे कि 8 बाई 5 फीट का भी म्यूरल बनाया। तो जब 2 म्यूरल वो थे मेरे और बाकी छोटी बड़ी हर तरह की पेंटिंग थी, तो आर्ट कलेक्टर में मेरा शो था और वहाँ मैं अपना काम लगा के आया और लगा के जब घर पहुँचा हूँ तो थोड़ी देर में फ़ोन आ गया कि वो आप है ना गैलरी फ़ौरन आ जाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा बस फ़ौरन आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या कैंसिल हो गई एग्जीबिशन? कह रहा नहीं, एग्जीबिशन कैंसिल नहीं हुई, तुम आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसी वक्त वो समझे मैं जैसे आया था वैसे का वैसे ही वापस चला गया। जब मैं गैलरी पहुंचा तो मेरी तकरीबन सारी पेंटिंगों पर टैग लगे हुए थे। तो मैंने उससे कहा कि यार मंजूर भाई, क्यों मजाक कर रहा हो, क्यों मेरा दिल खुश कर रहा हो खामखाई में, ये सारी पेंटिंगों पे तुमने टैग लगा दिए। तो कहने लगा ये मैंने नहीं लगाया, ये बिक गई है पूरी पेंटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा पूरी एग्जीबिशन बिक गई है। 45 पेंटिंगें थी, 45 की 45 बिक चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप ये करो कि सिर्फ बैठ के ना हिसाब किताब कर लो कि आपके ये पैसे बनते हैं और ये पैसे आपको मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा ली किसने? तो पता ही चला कि जो वो उस गैलरी का ऑनर था सुल्तान महमूद साहब, उन्होंने वो पूरा काम मेरे लिया। और वो आए थे किसी वजह से गैलरी में और यूनाइटेड एडवर्टाइजिंग के मालिक थे वो, तो लिहाजा उन्होंने जब देखा काम तो उनको पता नहीं क्यों अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि इस पे सब पे टैग लगा दो और आर्टिस्ट को बुला के उसके पैसे दे दो। जबरदस्त माशाल्लाह। तो ऐसा मेरे साथ ज़रूर हुआ। जबरदस्त, ये तो बहुत एक मजे की बात हुई और ये तो मतलब आपने सोचा भी नहीं मेरी होगा पहली कि एग्जीबिशन भी सुबह बहुत कामयाब गई थी। माशाल्लाह। 110 पेंटिंगों में से 75 पेंटिंगें मेरी सेल हुई। बिल्कुल। नाइस। तो अल्लाह का शुक्र है, अब तक जितना भी मैंने कभी शो लगाया है, तो शो हमेशा मेरा बिका है। जबरदस्त जबरदस्त। और बहुत कम शो किए हैं लेकिन बड़े सक्सेसफुल। आज आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? मैं आजकल जो है स्कल्पचर कर रहा हूँ, अच्छा रिलीव स्कल्पचर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी मैंने ना कुछ किया है काम, तो उसमें मैंने ना थोड़ा सा चेंज वर्क कर रहा हूँ और वो अभी मैं छुपा रहा हूँ, लोगों को दिखा नहीं रहा। सही। और उसके अलावा मैं पीजन पे काम करता हूँ, पीजन बनाता हूँ। जमील नक्श साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं, ओह माशाल्लाह। वो मुझे बहुत पसंद है। उनके साथ मेरी ज़िंदगी में 3 मुलाकातें हुई। अच्छा। हालांकि और बहुत सारे आर्टिस्टों से आप पूछें तो उनकी बहुत सौ की मुलाकात भी कभी नहीं हुई उनसे, इसलिए कि वो रहते ऐसे थे हमेशा से। लेकिन मेरी 3 दफ़ा मुलाकात हुई और वो मेरे टीचर कैसे बने, रूहानी उस्ताद कैसे बने कि मैं एक अपने वालिद साहब के साथ एक ऑफ़िस में गया और उस ऑफ़िस में वो पेंटिंग लगी हुई थी। अच्छा। मैं उसको देखने लगा
और वो देखने में तकरीबन मेरे अब्बा 2.5 घंटे अंदर बैठे रहे। मेरे अब्बा टेलीविज़न एक्टर थे। अच्छा, तो वो वहाँ जाके अंदर कुछ रिहर्सल वगैरह की बात कर रहे थे। वो वहाँ बैठे हुए थे और मैं वो पेंटिंग देखने में लगा हुआ था। 2.5 घंटे बाद जब वो वापस आए तो कहने लगे चलें, तो मैं ऐसा लगा जैसे मैंने 1 सेकंड गुजर गया मेरा बस। यानी इस पेंटिंग को देखने में शायद मैंने 1 सेकंड के लिए देखी है, 2 सेकंड, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगा मुझे ज़हनी तौर पे। वो पेंटिंग मुझे इतनी मतलब अट्रैक्ट की और उसके बाद से मैंने ना वो जमील नक्श का काम ढूंढना शुरू किया और फिर मुझे गैलरीज में उनका काम मिला। सही। आपके वालिद के हवाले से बताइए कि जैसे आपने कहा कि वो एक्टर थे, हाँ। तो मेरे वालिद साहब थे टीवी एक्टर माजिद अली। नाना की जान कमरू, शमा एक ड्रामा आया था एक ज़माने में, उसमें नाना मियाँ बने हुए थे और उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान टेलीविज़न के और टीवी, रेडियो, फिल्म तकरीबन 4000 ड्रामे किए। सर माशाल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला ड्रामा जो कराची से हुआ था और पूरे पाकिस्तान में गया था लाइव, तारिक अजीज़ उसके डायरेक्टर थे। वो उसमें मेरे अब्बा ने काम किया ज़बरदस्त, माशाल्लाह और माशाल्लाह। 99 तक उन्होंने काम किया। ज़बरदस्त। उसके बाद फिर उन्होंने कुरान और हयात इंसानी का काम किया और अपना नमाज वगैरह इसमें लग गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं, नाम तो उनका बिल्कुल सुना हुआ है और यकीनन देखा भी होगा, क्योंकि जाहिर है बचपन से पीटीवी देखते ही बड़े हुए हैं सब, बिल्कुल। तो ज़रूर देखा होगा उनको। सर आजकल जिस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है या जैसे फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अभी हमें और कितना ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है? बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। काम तो असल में होता है कि हर बंदा जो है ना वो अपना इनपुट दे रहा होता है। जो भी सीख के आ रहा है, इक्विपमेंट लेता है, कुछ ना कुछ दे रहा है उसको। एक्चुअली जो एआई आया है ना, उसने थोड़ा सा वो किया है इन टर्म्स ऑफ फैशन मॉडलिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी। इवेंट जो है वो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ऑब्वियसली पड़ भी नहीं सकता, मगर जो बाकी जर्नल्स हैं जो फील्ड्स हैं फोटोग्राफी की, उनके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आई थिंक मैंने इसी वजह से अपनी फोटोग्राफी थोड़ी कम कर दी। अच्छा। हाँ, और मैं पेंटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, तो आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? मैं मिनिएचर पेंट करता हूँ और मैं अब आजकल मैं ऑयल पेंट कर रहा हूँ। ओह, तो मैंने इकबाल मेहदी साहब से सीखा था एक ऑयल पेंटिंग और पेन एंड इंक वर्क, तो उसी पे आजकल काम कर रहा हूँ। तो क्या थीम क्या है आपका? वो मैं एग्जीबिशन में बता दूंगा। शागिर्द तो ये मेरे भी हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आप तीनों आपस में लिंक्ड हैं? जी जी। नहीं वैसे फील्ड वाइज नहीं, वैसे भी नो नहीं। ये Actually- माशाल्लाह फैशन आर्टिस्ट हैं और ये मुझे पहली दफ़ा इनकी एग्जीबिशन में मुझे लाइव पेंटिंग करने का वो हुआ एक इत्तेफाक। आप लाइव मतलब स्केच बना लेते हैं? ये जी लाइव बहुत पेंटिंग अच्छे मैंने हैं। की। सर मैं आपको दूं फिर? स्केच मत दीजिए। नहीं सर, ये तो देखिए ये मेरी ख्वाहिश है। मैं तो पता है नहीं, कुछ सुने भी सुने और सुने बनाऊंगा। नहीं सुने सुने, हाँ। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे शो में अगर इस तरह के कोई भी आर्टिस्ट आएंगे और वो स्केच बनाते हुए होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बना दें। और अगर कोई कुछ और बन गया तो कोई मसला नहीं, जल्दबाजी में कोई मसला नहीं, सोच लें हम। मैं उसको वो फ्रेम करवा के लगाऊंगी अपने अल्लाह खैर कमरे करे। में, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल वो स्टैचू बन के बैठूं या मैं कोई हिलती चीज़- जुलती रहूं? नहीं आप बोलती जुलती रहो। लेकिन हाँ, बस वो ठीक। नीचे रखने अच्छा के मेरी लिए- वैसे ये नीचे रखने के लिए कुछ दे दे। अच्छा, नीचे रखने के लिए आपको कुछ देता है? मुझे उठना पड़ेगा, नो इशू, मैं उठ लेती हूँ, आउटलाइन क्योंकि मेरा ही वो है, क्या कहते हैं, अपना स्टूडियो है और मेरी ही पिक्चर बनेगी। तुम्हारे उस बात नहीं सर, देखिएगा इनको, नहीं देखिएगा मुझे। हाँ। अब पता चले कि आप मेरी पिक्चर की जगह दोनों इनकी को- पिक्चर बना दें या दो शक्लें बन जाए, फिर क्या होगा? एक मैं चलें आपसे बीस। बता रही हूँ आपको, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं या जैसे सर हैं, और एक होता है हमारा स्केच आर्टिस्ट जो लाइव ड्राइंग करता है, उसकी फील्ड अलग होती है, वो स्केचिंग करते हैं आपके फेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो होती है ना, क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर इसमें बहुत सारी क्लास होती है। एक होता है वाटर कलरिस्ट जो सिर्फ वाटर कलर में काम करता है, एक होता है स्कल्पचर, जैसे मैं स्कल्पचर हूँ और स्कल्पचर फाइबर ग्लास पे काम करती हूँ, हर फील्ड में नहीं करती। तो आर्टिस्ट भी इसी तरीके के होते हैं, ये ऑयल पेंट पे वो काम करते हैं, तो इनका भी एक सिंबल है, परिंदा है, कोई बर्ड्स हैं, इस तरह। तो आर्टिस्टों की अपनी एक सिंबल वो होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वो उसी को लेके चलते हैं।
मतलब इसकी रीडिंग जब हम 4th ईयर इसको कंप्लीट करते हैं और हर चीज़ इसमें करते हैं, लेकिन चूज़ हम अपनी फील्ड को करते हैं कि हमने ये करना है, तो फिर वो हर आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका स्केच बनाए, हर आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वाटर कलर करे, क्योंकि उन्होंने वो अपनी जो फील्ड चूज़ करी होती है वो उसी पे काम करता है। तो आपका भी लाइव स्केच बनाया है ना उन्होंने? नहीं, इन्होंने मेरी जो मैंने जो क्यूरेट किया था शो, उसमें मैंने इनको कहा था लाइव अपनी आइडेंटिफिकेशन जो आप उसको लाइव बनाएं, लोग देखें तो कि आप काम कैसे करते हैं, क्योंकि लोग पेंटिंग तो देख लेते हैं लेकिन लोग कैसे सोचता है आर्टिस्ट, कैसे बनता है और कैसे वो करता है, वो उनकी थिंकिंग। अच्छा, माशाल्लाह से ये हुआ, म्यूरल आर्टिस्ट तो है ये दीवार पे ये। जब मेरा शो हुआ उसके बाद इन्होंने काफ़ी लाइव ड्राइंग की। हाँ हाँ, अच्छा, मैं सर की तरफ ही देखूं ना, पता चले कि वो अजीब ही बन जाए। आप उधर ही देखें तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। ये अच्छा, अब आप फ्रंट ना आए, अच्छा फ्रंट नहीं आती, ठीक है। हाँ, तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे अब ये बना रहे हैं, अगर हमें कोई ऑर्डर वर्क देंगे कि स्केच बना दो इनको देंगे, तो हम आपका 10 दिन में एक स्केच प्रॉपर बना देंगे कि भाई स्केचिंग करनी है, आपका एक पोर्ट्रेट बनाना है, ठीक है, वो हम बना देंगे। लेकिन एक वैसे बनाना है बिल्कुल कि भाई 5-10 मिनट में, तो वो आपका स्केच नहीं होगा, लेकिन आपका एक लुक है कि यार मेरा फेस ऐसा है, ये है, तो इतना डिटेल में नहीं होगा। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, सदर के जो आर्टिस्ट हैं, जो सेल्फ मेड हैं और जो बहुत ज़्यादा बैठे हुए उधर, उनमें और उनमें हम लोगों में फ़र्क होता है। मैं फर्स्ट टाइम जब अपनी आर्ट्स काउंसिल गई, नाहिद रज़ा, शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट और फेमस आर्टिस्ट हैं अभी कराची की। जब मैं उधर गई तो अपनी पेंटिंग्स में ऑलरेडी करती थी, इतनी लाइन से मैंने अपनी पेंटिंग जमा की हुई। मैंने कहा मैम ये मेरी पेंटिंग्स है, तो उन्होंने कहा तैयबा बहुत अच्छा काम है, सही, बहुत अच्छा काम है, लेकिन सदर टाइप है। ओह, तो ये मैं आपको कह रही हूँ ना, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको एक पॉइंट समझा जाए। फिर मैंने 4th ईयर अपना वहीं से किया था। मैंने कहा जाहिर है जो मुझे नज़र आ रहा है मैं पेंट कर रही हूँ और वो कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। आर्टिस्टों के लिए कॉपी भी नहीं है। मगर इसमें एक पॉइंट है। मैं आपने इंस्टीट्यूट्स के नाम देखे ना, मैंने मशहूर आर्ट से सीखा है, मैंने फन शमास से सीखा है, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से सीखा है, इंग्लैंड जाकर सीखा है। मगर मुझे आज 30 साल हो गए पेंट करते हुए, आज भी मुझे ये फील होता है कि जो उस्तादों से सीखा हुआ है ना, बिल्कुल वो सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल। और मैं इकबाल भाई के पास जब गया ना पेंटिंग करने, उस वक्त मैंने इकबाल मेहदी साहब के पास मैंने 1997 में अपनी पहली पेंटिंग 5,000 रुपए की बेची थी। तो मैं जब इकबाल मेहदी साहब के पास गया 99 में, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि जो है ना तुम क्या करते हो, काम दिखाओ। उन्होंने कहा कि वो तुम पेंटिंग सीखना चाहते हो? मैं कहा जी। कहते हैं यहाँ इसके बाद बैठ जाओ, उसको देखो। अब वो बच्चा बैठा हुआ काम कर रहा है, मुझसे छोटा था, आधी उम्र का होगा। पेन ने साथ छोड़ दिया। मेरी स्केच बनेगी तो ऐसा ही छोड़ दिया। भाई पेन अरेंज करो, जल्दी करो, मुझे पूरा करवाना है मैंने आज। नहीं आप इनको देखेंगे, बस देख के डरिएगा मत। उसको मैं देखता था। फिर उन्होंने मुझे लगा दिया ब्रशेस धोने पे, तो मैंने 1 महीने तक ब्रशेस धोए। तो अच्छा, मैं उस वक्त मुझे लगता था यार मैं पेंटिंग्स बेचता भी हूँ और ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं अभी जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की ना आर्ट की, तो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार ये स्टूडेंट्स जो है ना, अब ब्रशेस जो सस्ते नहीं आते। मेरा उस ज़माने में एक ब्रश था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वन, विंसेंट न्यूटन का ब्रश था, लाइक गिनीज बुक में उसका नाम था, 000 का, बिल्कुल मिनिएचर पेंटिंग का। वो तो आप कहते हैं ना 15-20 बाल, 10-15 बालों का बना हुआ, बहुत ही छोटा सा। और वो ब्रश जो था ना, वो मतलब एक्सपेंसिव ब्रश होते हैं, मतलब 25,000, 30,000, 50,000 रुपए के ब्रशेज़ होते हैं। और मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि वो क्या करते थे कि वो जो है बना नहीं पाते हैं। उनके जो ब्रशेज़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो ना उनको पेंट निकालना आता था उसमें से ना, और वो ब्रशेज़ ख़राब हो जाते हैं, पेंट सूख गया। एक क्लास लेके गया, अगली क्लास में आया तो पता चला जी वो ब्रश के अंदर तो पेंट लगा हुआ था और ब्रश ख़राब हो गया। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मैंने तो 1 महीने ब्रशेज़ धोए हैं। तो मुझे पर्सनली हमेशा ये फील हुआ है, ये जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जो है ना, वो जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी सबसे ज़्यादा मशहूर आर्टिस्ट हैं, दे आर सेल्फ टॉट। और अगर आप जिम्मी इंजीनियर की बात करें, सादकिन की करें या जमील नक्श की करें, तो
या ये गुलजी, वो उन्होंने इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा। जो दो हैं जिम्मी और जमील नक्श, उन्होंने हमें थर्ड ईयर में छोड़ दिया था एनसीए। अच्छा दे नेवर पास आउट अच्छा बिकॉज दे थॉट लाइक दे डोंट नीड टू कंप्लीट द डिग्री। सही। और वो दे आर वेल क्वालिफाइड, जो है ना वो काम कर रहे थे अपना। अब उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नाम पैदा किया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मंसूर राही साहब बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, हाजरा मंसूर के शौहर थे, और वो अपने ब्रश को जब पेंटिंग बना लिया करते थे तो वो सबसे ज़्यादा वक्त अपने ब्रश को धोने में लगाते थे। वो एक एक ब्रश को पहले लिंसिड ऑयल से धो रहे हैं, फिर किसी और चीज़ में डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उसको थिनर से साफ़ कर रहे हैं, फिर कहीं जाके जब वो साफ़ हो जाते थे तो उन्होंने अपने वहाँ पर स्टूडियो में बाकायदा ब्रशों के वो लगाए हुए थे नंबर, तो वो उसी नंबर में वो वाला ब्रश लगाते थे जहाँ से उठाते थे। अच्छा, ये नंबर्स का क्या गेम होता है? ये नंबर्स होते हैं लाइक जो जैसे 000 इज द थिनेस्ट वन। अच्छा। सबसे बारीक ब्रश होगा 000 का, फिर 00 उससे थोड़ा मोटा होगा, फिर 0 का ब्रश होगा, फिर 1 से लेके 16 तक जाएंगे नंबर्स। कुछ सीरीज जो होती हैं उनके अंदर 24 तक जाते हैं, तो वो जितना बड़ा नंबर होगा उतना मोटा ब्रश होगा। और फिर उसके अंदर डिफरेंट हेयर होते हैं। अच्छा। हाँ, कि वो मतलब ऊंट के बाल का है या बकरी के बाल का है, या क्या कहते हैं उसको, वाटर कलर का ब्रश है, सिंथेटिक हेयर है, कुछ वो पिग हेयर भी होते हैं। ऑयल पेंटिंग में बड़े अच्छे होते हैं कुछ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि वो ज़रा इस्लामिक माहौल है, तो वो कुछ लोग रखते नहीं नहीं हैं, रखते। हाँ। तो अब मुझे ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि उससे पेंटिंग बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, ये इजीली ब्रशेस मिल जाते हैं मार्केट में? मिल तो जाते हैं, बट लाइक जैसे मैंने आपको कहा विंसेंट न्यूटन का अच्छी क्वालिटी का ब्रश चाहिए तो मुझे फिर शायद इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे वाटर कलर का अगर ब्रश चाहिए जो आपको 20-25 हज़ार का मिलेगा, तो वो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मंगवा के देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आजकल आप ऑयल पेंटिंग पे काम कर रहे हैं, तो ऑयल पेंटिंग के लिए जो पेंट होता है, जो ऑयल पेंट होता है, क्या वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है? हाँ, वो तो इजीली तो मिल जाता है। उसमें फिर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनकी ग्रेडेशन होती है कि जो चीप क्वालिटी होगी वो उसके अंदर पिगमेंट ज़्यादा होगा, कलर मतलब सॉरी पिगमेंट कम होगा, और उसमें ऑयल ज़्यादा होगा। तो जो उसके अंदर जैसे आर्टिस्ट क्वालिटी है विंसेंट न्यूटन है, वो आपको 5,000 रुपये की एक छोटी सी ट्यूब मिलेगी। अच्छा। जो सस्ते वाले हैं पेंट हैं जो चाइना के हैं, तो वो आपको 400 रुपये तक का मिल जाएगा। तो इसमें भी मतलब क्वालिटी और इन चीज़ों का होता होगा ना, बहुत सारी। तो आप जितना अच्छा मतलब कलर यूज़ करेंगे उतनी अच्छी पेंटिंग आपकी बनेगी। नहीं, लेकिन मसला ये नहीं है कि आजकल अच्छी नहीं होगी, अच्छी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर पेंटिंग। पेंटिंग जो अच्छी बनेगी ना, वो आपकी स्किल से बनेगी। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। तो वो जो अच्छा कलर यूज करने का फायदा हमें ये होता है कि वो उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। हाँ। और वो आप मान ले, अगर मैंने सस्ता वाला पेंट यूज़ किया तो वो पेंटिंग मेरी 5 साल में ख़राब हो गई, मगर जो मैं अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ करूँगा वो 50 साल या 100 साल में भी ख़राब नहीं होगी। ट्रैक पड़ जाते हैं बेशक। तो ये एक मेजर फ़र्क है उनमें। अच्छा बुरा तो आपकी माइंडसेट है ना, से होता है। हाँ। अगर मैं बहुत ज़बरदस्त सा एक वो ले लूँ, ब्रश ले लूँ, ये ले लूँ, और मुझे कुछ आता ही नहीं तो क्या पेंटिंग बनेगी? तो बात लीजिए भाई, ये मैंने नहीं जो है, कुछ बात बनाना ये- था वो बना दिया। कैसे पता नहीं कैसा बना। अब आप देख लीजिए। दिखाए दिखाए। ये तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, स्क्रीन पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। सर वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी मजे की है, बुरी नहीं है। लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगी मैं। जब आप स्क्रीन पे नहीं देंगी तो फ्रेम में क्या कराएंगी? मेरा ख्याल है आपने मेरी चिन को थोड़ा सा दबा दिया। नो डाउट अच्छी है। असल में मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने बताया कि जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने वाले, अब जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई कहेगा ना लाइफ ड्राइंग करो तो मैं पिजन ही वो बनाऊंगा। इजीली बना लेंगे। मैं पिजन के अलावा कोई चीज़ और नहीं बनाऊंगा। जब फीमेल फेस भी बनाऊंगा तो अपने अंदर जो मेरे एक जहन में है, मैं वो फीमेल फेस बनाऊंगा। तो वो क्या रहता है कि वो वाला जो आर्टिस्ट है वो एक अलग होता है, उनकी एक प्रैक्टिस होती है। वो आप ये देखें, वो रोज़ाना ही बैठ के ये काम कर रहे होते हैं,
जैसे आप इन्होंने बताया सदर में बैठ के बना रहे होते हैं और बहुत सारी जगहों, तो उनका काम ही सिर्फ जो है ना वो लाइव ड्राइंग करना होता है कि सामने किसी को बिठा के। मॉल्स वगैरह में बड़े हाँ बच्चे भी बिल्कुल, होते हैं। हाँ, तो वो एक प्रैक्टिस होती है और जाहिर बात है जब आदमी की प्रैक्टिस यूज टू होती है तो वो किसी भी चीज़ को अपने जहन से बना लेता है। सही, लेकिन ये मैं अपने पास रखूंगी, संभाल के रखूंगी। साइन किए सर आपने? नहीं कर दिए मैंने। प्लीज, हाँ साइन तो कर दिए, साइन हाँ, कर बस दिए। सही नहीं है। नहीं, ये मैं संभाल के रखूंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, सर ये देखें मेरे पास है। ये बड़ी कीमती चीजें होती हैं। ये एक मजाक अपनी जगह, लेकिन आप जैसे आर्टिस्ट से जो भी बना या मैंने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन ये मेरे लिए आपकी दुआ है, मेरे लिए आपकी दुआ है। क्या पता मेरी किस्मत चेंज हो जाए इससे, होता है ना, बड़ों की दुआएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। और लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो सिर्फ यही देना चाहेंगे कि आर्टिस्टों के लिए आर्ट्स काउंसिल को कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक वही इदारा है जो कुछ कर सकता है। और गवर्नमेंट जो है वो बजट तो मुख्तस कर देते हैं, बट वो आता है आर्ट्स काउंसिल के ऊपर। आर्ट्स काउंसिल को ही आर्टिस्टों तक लेके जाना होता है, तो उनको अपना रोल जो है ना वो ज़रा और प्ले करना चाहिए ताकि वो कुछ वाकई में आर्टिस्टों के लिए करें। सही, थैंक यू जी सर। मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम आर्ट काउंसिल जैसे 2-3 इदारे होने चाहिए, ताकि जो है जैसे PNCA है वो भी अपना एक किरदार अदा कर रहा है, वो भी आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं। इसी तरह आर्ट काउंसिल भी कर रहा है। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जो बजट आता है वो कम से कम आर्टिस्टों पे ही लगना चाहिए, और उन आर्टिस्टों पे लगना चाहिए कि जो न्यू कमर्स आर्टिस्ट हैं उनको कुछ फंडिंग दी जाए, उनको कुछ काम करने का मौका दिया जाए, ताकि वो है ना अपने काम को निखार सकें बिल्कुल, और लोगों तक पहुंचा सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। तैयबा, मैं तो ये कहना चाहूँगी, और थोड़ा सा कड़वा कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान अपना अपना हिस्सा खाता है, और मैं रियल बात कहूँगी। देखिए आर्ट्स काउंसिल है या कोई भी इदारा है, अब मैं वहाँ की अलमनाई हूँ। अगर मैं उधर कहूँगी कि यार मुझे शो चाहिए, तो देखेंगे हमें इस तरह का जवाब मिलता है, और मैं वहाँ शो लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम वहाँ से पढ़े हैं, लेकिन उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली हमारे आर्टिस्टों ने एक थोड़ा सा वीक पॉइंट हमारा ये है कि हमारे आर्टिस्टों ने अपनी अपनी कॉलोनी बना ली है। ठीक है, आर्ट्स काउंसिल के जो आर्टिस्ट हैं वो जो उनके चलते आ रहे फ्रेंड्स और ये वो उन्हीं की गैदरिंग है, वो उन्हीं को लेते हैं। सही, जो डिफेंस है वो उसी का गैदरिंग में है, और ये वो तो कॉलोनी को तोड़े यार। पाकिस्तान एक वो है। आई बिलोंग टू दुबई, कराची में आई हूँ, आना जाना रखती हूँ, पैदा बाहर हुई हूँ, लेकिन दर्द इसलिए रखते हैं कि बुरा हो रहा है। सही सही। आप इतना फेस्टिवल करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, आपको क्या जरूरत है बाहर से आर्टिस्ट लाके उन पे पैसा फेंकने की? बस ये तो बड़ी एक क्या बोल सकते हो, और गलत चीज़ है हमारे पास, नहीं करते ना। हम बाहर जाएंगे, वहाँ कुछ अच्छा काम करेंगे, उसके बाद हमारी वाह वाह होगी। यहाँ रहकर जो हम काम करेंगे वो किसी को नजर नहीं आएगा, तो ये गलत है। लेकिन इसको हम किसी और दफा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया। जरूर जरूर आप मेरे साथ जरूर होंगी इंशाल्लाह। ताज़ा सुबह मुलाकात करना सी तेज नहीं पांचों पांच पे आ रहे जो तमाम को ख्याल रख जो मुखी RPS जी पूरी टीम के रिंदा इजाजत। अल्लाह हाफिज।